नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 पाठ 2। ठीक है, कक्षा 6 ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है वहाँ से कक्षा 6 की पुस्तक है और चैप्टर नंबर 2 हम आज कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 हम पहले कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 2 को, यानी राजस्थान का इतिहास हम पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से हमेशा राजस्थान के इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और राजस्थान का इतिहास केवल इस चैप्टर में ही नहीं है, बल्कि ये लगभग आपको 8th क्लास में मिलेगा, 10th क्लास में मिलेगा। तो राजस्थान का जो इतिहास है उसको कई पार्ट्स में डाला गया है। तो पहले हम इसकी बेसिक जानकारी यहाँ दी गई है उसको पढ़ेंगे। देखिए, चित्तौड़गढ़ जिले के एक छोटे से गाँव भाटोली। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि चित्तौड़गढ़ जिले के, चित्तौड़गढ़ क्या है, जिला है। ठीक है, राजस्थान का एक जिला है क्या, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ के अंदर एक गांव है, कौन सा, भाटोली। बात करते हैं इससे आगे। भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया कि हमारे राज्य का नाम तो राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर में रहते हैं, पर वो कहते हैं कि हम मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो मेवाड़ है, मारवाड़ है, ठीक है, या हाड़ौती है, आपने ये नाम पढ़े होंगे। तो ये जो नाम है ये क्या है, ये प्राचीन नाम है। ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, प्राचीन नाम है। किसके? हमारे क्षेत्रों के। ठीक है, जैसे अभी आप जोधपुर में रहते हैं तो जोधपुर को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था, मारवाड़ क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, ऐसे ही कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ पर जिनको मेवाड़ कहा जाता है। कुछ जगह ऐसी है जिनको जांगल प्रदेश कहा जाता था। कुछ स्थान ऐसे थे जिनको हाड़ौती प्रदेश कहा जाता था। तो ये क्या है, ध्यान रखिएगा, मारवाड़, मेवाड़, मेवात, हाड़ौती, ये सब क्या है, ये प्राचीन नाम है। अब जैसे हम जोधपुर कह देते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं जैसलमेर कह देते हैं, अलवर कह देते हैं, बीकानेर कह देते हैं। ये सब तो अब जिले बाद में बांटे गए हैं, जब राजस्थान एक राज्य बन गया था तब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी राज्य का जब एकीकरण हो गया था पूरा, जब इसको पूरा राज्य घोषित कर दिया गया था, तब इसके अंदर ये जिलों को, डिस्ट्रिक्ट को बांटा गया था। इससे पहले क्या था कि इन्हें कुछ एरिया वाइज, या मैं कहूँ जाति के आधार पर, ठीक है, कह सकते हैं आप जाति या क्षेत्र के आधार पर, उनके रहन सहन के आधार पर, बोली के आधार पर, वहाँ पर उन क्षेत्रों को बांटा गया था। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती सब क्या है, ये प्राचीन क्षेत्र हैं। किसके? हमारे राजस्थान के। तो अब बात करते हैं, ये तो थी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, आगे इसमें लिखा है कि शिक्षक ने कहा कि मेवाड़, मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। राजस्थान जो अब हमें दिखाई देता है, पुराने समय में राजनीतिक इकाई नहीं था। अब देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या लिखा है, प्राचीन काल में राजस्थान बहुत सारे जनपद और अंचलों में विभक्त था। ठीक है, किसमें? जनपद में। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले क्या था, बहुत अलग अलग रियासतें होती थी। ठीक है, छोटी छोटी रियासतें थी, और इन रियासतों को मिलाने के बाद ही हमारे राजस्थान का नामकरण हुआ था, एकीकरण हुआ था। तो पहले क्या थे, जनपद थे और अंचल में विभक्त था। अब देखिए, ये जनपद और अंचल भौगोलिक स्थान और वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे। ध्यान रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इनको किस तरह से नाम जो दिए गए थे, जैसे मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती है, ये किस हिसाब से दिए गए थे। तो उनके जो भौगोलिक स्थान थे, भौगोलिक स्थान, ठीक है, और वहाँ रहने वाली जाति के नाम से दिए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, जाति और भौगोलिक स्थान के आधार पर ही इनको ये नाम दिए गए थे। जैसे जहाँ पर हाड़ौती का पठार है उसको हाड़ौती क्षेत्र घोषित कर दिया। ठीक है, जहाँ कुछ स्थान जैसे मरुस्थल वाला जो एरिया लगता था आपका, जो जैसलमेर वगैरह लगता था, उसको मरु क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, मरुस्थल के आधार पर। तो इस तरह से इनको नाम दिए गए थे, किसके आधार पर? भौगोलिक स्थान के आधार पर, और जहाँ वहाँ जो जाति रहती थी, जिस टाइप के लोग रहते थे, उनके आधार पर। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। बात करते हैं, देखिए ये मैप है, ये महाकाव्यकालीन राजस्थान का मैप है। मतलब क्या है, जब हमें जिले वगैरह नहीं बांटे गए थे, एकीकरण नहीं हुआ था, ये उससे पहले की बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या हिस्से में बांटा है, देखिए बहुत सारे हिस्सों में बांटा है। इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको बता रखी है कि कितने भागों में बांटा है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जांगल प्रदेश है, मरुकांतर है, मत्स्य है, शूरसेन है। तो इसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, ये आ गया नेक्स्ट, प्राचीन, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, प्राचीन भारत में आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर, क्या था, आर्यों ने, किसने? आर्यों ने। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार पूछा जाता है, कई बार आपको नाम दे दिए जाते हैं, जैसे मेवात है, मतलब मेवों ने, आर्यों ने, ठीक है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आर्यो जाति ने।
तो आर्यों ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्य और जनपदों का निर्माण आरंभ कर दिया था। महाभारत और संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मरु है या हम कहें जो अलवर वाला भाग है उसका जो जैसे मत्स्य जो जनपद है, मत्स्य जनपद क्या है, विराटनगर जिसकी राजधानी है। तो मत्स्य जनपद का जिक्र कहाँ मिलता है, महाभारत में मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि ये क्या है, एक प्राचीन क्षेत्र था। ठीक है, तो कुछ आर्यों ने ये बांटा था, आर्यों की छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्यों और जनपदों का निर्माण किया था। ठीक है, और महाभारत और जो ग्रंथ होते हैं उनके अंदर इनका जिक्र मिलता है। अब बात करेंगे, सबसे पहले आता है मरु क्षेत्र। फर्स्ट आता है इसमें मरु क्षेत्र। मरु क्षेत्र क्या है, ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक, ध्यान रखिएगा कई बार पूछ लिया जाता है मरु क्षेत्र का जिक्र कहाँ मिलता है, ये जरूर ध्यान रखना है भाई किसका जिक्र है, कौन सा क्षेत्र है जिसका जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है, किसका आपको महाभारत में मिलता है, किसका रामायण में मिलता है या किसका अन्य ग्रंथ में मिलता है। तो इस तरह से जरूर क्वेश्चन बनता है, तो इनको ढंग से पढ़िएगा। जैसे मरु का जिक्र कहाँ है, मरु क्षेत्र का जिक्र जो है हमें ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद सहित हमें हमारे पौराणिक ग्रंथों रामायण, चरक संहिता, महाभारत, व्रत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ है, ऋग्वेद में है, रामायण में है, चरक संहिता में है, महाभारत में है, व्रत संहिता में है मरु क्षेत्र का जिक्र। ठीक है, मरु प्रदेश आर्यों का सबसे प्रारंभिक जनतंत्र था। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कई बार पूछा भी गया है कि जो आर्यों का सबसे पहला जनतंत्र कौन सा था, प्रारंभिक सबसे पहला जनतंत्र कौन सा था, मरु प्रदेश था। ध्यान रखिएगा, इसलिए ही मरु जो है वो सबसे पुराना प्रदेश एक तरह से, और इसलिए इसका जिक्र जो है वो लगभग सभी प्राचीन ग्रंथों में आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे प्रारंभिक पहला जनपद कौन सा था आर्यों का, मरु प्रदेश। ठीक है, मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनपद था, जिसमें वर्तमान में बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। ध्यान रखिएगा, बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया ना, जो जहाँ जहाँ मरुस्थल ज़्यादा लगता है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र है आपका, जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये तो है ही हैं। ठीक है, चूरू भी है, बीकानेर है, ये तो है ही हैं। साथ में जैसे नागौर के कुछ भाग हो गए, कुछ हिस्से हो गए। ठीक है, गंगानगर के कुछ हिस्से हो गए, यानी कि जो आपका जो पश्चिमी, अगर आप मैप देखेंगे, मैंने आपको बता भी रखा है, मैप के अकॉर्डिंग जो पश्चिमी साइड का एरिया लगता है, क्षेत्र लगता है, वो उसके हिस्से, उसके कुछ स्थान किसके अंदर आते हैं, मरु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और मरु क्षेत्र कहाँ से मिला है आपको, मरुस्थल से बना है। ठीक है, तो इसकी कंप्लीट ट्रिक मैंने आपको करा रखी है। आप चैनल पर राजस्थान जी के नाम से प्लेलिस्ट है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और इनके अंदर जो जिले आते हैं उनको कैसे याद किया जाता है उसकी ट्रिक मैंने आपको बता रखी है उसमें। ठीक है, क्योंकि आपसे 101% है कि आपसे पूछा जाएगा, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें पूछा जाएगा कि बीकानेर क्षेत्र है वो निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, जांगल प्रदेश, मरु प्रदेश, ठीक है, मेवात, हाड़ौती, इस तरह से। तो आपको ध्यान रखना है, तो उसकी ट्रिक मैंने आपको करा रखी है। नेक्स्ट है इसमें, कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जो जनपद था, जनतंत्र था, वो कौन सा था, मरु प्रदेश था। और मरु प्रदेश के बाद में ही क्या क्या बने, कुरु, मद्र और जांगल प्रदेश, ये बाद में बने हैं। और तीसरा, 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो कहाँ इसका जिक्र मिलता है, सेकंड पूछा जाएगा कि जैसे सबसे पहले नंबर पे कौन सा था, दूसरे नंबर पे कौन सा था, तीसरा इसमें पूछा जाएगा आपसे जिलों से। ठीक है, जिलों से पूछा जाएगा। और फोर्थ आपसे पूछा जाएगा कि किसका निर्माण कब हुआ है। नेक्स्ट है इसमें जांगल प्रदेश। ठीक है, जांगल प्रदेश आएगा, देखिए, तो नेक्स्ट है इसमें जांगल प्रदेश। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ हिस्सा आता है। बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ हिस्सा आता है। इसकी राजधानी अही छत्रपुर थी, ये जरूर पूछा जाता है। जांगल की जो राजधानी थी, जो राजधानी है वो जरूर ध्यान रखिएगा, जांगल की राजधानी क्या थी, अही छत्रपुर। ठीक है, कौन सी थी, अही छत्रपुर, जिसका वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अही छत्रपुर है वो वर्तमान में कौन से क्षेत्र में आती है या वर्तमान में कौन से जिले में आती है, तो ध्यान रखिए कहाँ आती है, नागौर के अंतर्गत आती है। ठीक है, अही छत्रपुर थी, किसकी राजधानी थी, अही छत्रपुर, जांगल प्रदेश की राजधानी थी अही छत्रपुर। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जांगल प्रदेश का संबंध है वो निम्नलिखित में से किससे है, और वहाँ आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यादव वंश से जुड़े हुए हैं और किससे, बलराम और श्री कृष्ण,
ये हो गया आपका जंगल प्रदेश। जंगल प्रदेश में क्या पढ़ना है आपको, कौन कौन से एरिया आते हैं, बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ हिस्सा आता है। उसके बाद सेकंड इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी थी भाई अही छत्रपुर, और अही छत्रपुर अब कहाँ लगती है, वर्तमान में नागौर में। उसके बाद इसका संबंध किससे है, जंगल प्रदेश का संबंध किससे है, तो यादव वंश से है। यादव वंश में कौन कौन, श्री कृष्ण और बलराम। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मत्स्य। अब मत्स्य जनपद पढ़ेंगे। दो जनपद हम पढ़ चुके हैं, मरु प्रदेश और जंगल प्रदेश। अब पढ़ेंगे हम मत्स्य जनपद को या मत्स्य क्षेत्र को। तो देखिए मत्स्य क्षेत्र की हम बात करते हैं। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बताया जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, कहाँ मिलता है, मत्स्य जनपद का जिक्र कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। और ऋग्वेद महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, पूछा जाता है बार बार आपसे, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, विराटनगर, जिसको हम बैराठ भी कह देते हैं। ठीक है, तो बैराठ ऑप्शन में मिल जाए या विराटनगर, तो ध्यान रखिएगा मत्स्य जनपद से जरूर क्वेश्चन आएगा। मत्स्य जनपद क्या है, कहाँ मिलता है इसका जिक्र, ऋग्वेद में। फर्स्ट स्टेप हो गया, फर्स्ट फैक्ट हो गया आपका, ऋग्वेद में जिक्र है। सेकंड, इसकी राजधानी क्या है, विराटनगर, या आप कह सकते हैं बैराठ। थर्ड हो गया इसी, ये अब कहाँ लगता है, वर्तमान में, वर्तमान में ही लगता है अलवर और जयपुर के बीच में। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युवान चांग ने भी किया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि मत्स्य जनपद का जिक्र है वो कौन से विदेशी यात्री के किसी भी मतलब कार्य में मिलता है, या इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, चीनी यात्री क्या नाम था उसका, युवान चांग ने इसका वर्णन किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मत्स्य के बारे में क्या पढ़ा है हमने, मत्स्य जनपद है, ऋग्वेद में इसका जिक्र मिलता है। इसकी राजधानी क्या है, विराटनगर, जिसको हम बैराठ भी कह देते हैं। थर्ड, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका जिक्र कहाँ है, अभी वर्तमान में ये क्षेत्र कहाँ लगता है, हमारे अलवर और जयपुर के बीच में। फोर्थ, इसका जिक्र किसने किया था, तो इसका विदेश यात्री कौन थे, चीनी यात्री, जिसका नाम क्या था, युवान चांग, उन्होंने इसका जिक्र किया है, इसका वर्णन किया है। बात करते हैं इसमें मौर्य उत्तरकालीन राजस्थान, यानी मौर्य उत्तरकालीन राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र थे, युद्धई क्षेत्र था, अर्जुन नायन क्षेत्र था, ठीक है, मालव क्षेत्र था और शिवी क्षेत्र था। इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आगे अगले क्षेत्र की। तो नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा शूरसेन क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम शूरसेन क्षेत्र। अब देखिए राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन शूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर, कौन कौन से हैं राजस्थान के, भरतपुर, धौलपुर, करौली। भरतपुर, धौलपुर और करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन शूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। तो ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कैसे, शूरसेन क्षेत्र कहाँ लगता है अपना, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर इस जनपद की राजधानी मथुरा थी, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा किसकी राजधानी कौन सी है, तो मथुरा किसकी राजधानी थी, शूरसेन क्षेत्र की। इसलिए इसकी ट्रिक आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मथुरा है, अब मथुरा कहाँ लगता है, यूपी में, तो यूपी से सटे हुए जो भी क्षेत्र होंगे वो शूरसेन के अंदर आएंगे। जैसे यूपी में आपको पता है भरतपुर से सटा हुआ है, धौलपुर सटा हुआ है, इससे नीचे की तरफ आएंगे तो आपको करौली मिल जाएगा। तो ये जो क्षेत्र थे, इसमें जो इधर का हिस्सा है यूपी साइड के टच जो हो रहा है जो क्षेत्र, वो क्या हो जाएगा, शूरसेन क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, जैसे आपको पता है, बस ये याद रखिएगा कि इसकी जो राजधानी है वो मथुरा लगती है। तो चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में शूरसेन और या आप कह सकते हैं शोरसेन का उल्लेख किया है। कब किया है, चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय में, किसके समय में हुआ था, कई बार पूछा जाता है शूरसेन क्षेत्र का जिक्र कहाँ मिलता है, किसके समय में मिलता है, तो सिकंदर के समय में मिलता है। और किसने किया था, चौथी शताब्दी में किया था, किसने किया था, यूनानी लेखकों ने। ध्यान रखिएगा, जो हमने अभी लास्ट पढ़ा है, ठीक है, जो हमने लास्ट पढ़ा है मत्स्य क्षेत्र, उसका जिक्र किसने किया था, चीनी यात्री ने किया था। और इसका जिक्र कहाँ मिलता है, यूनानी लेखकों के द्वारा मिलता है, कौन सी में, चौथी शताब्दी में। बात करते हैं नेक्स्ट, शूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के बाद अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और तक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई थी। ठीक है, इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, शिवी, अर्जुनायन आदि जातियां प्रमुख थी। ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी जाति थी, मालव, शिवी, अर्जुनायन, ये कुछ जातियां थी। ठीक है, जो कि
किसके लिए प्रसिद्ध थी? साहस और शौर्य के लिए। और ये जाति कहाँ से आई थी? पंजाब से आई थी। और ये कहाँ पर बस गई? हमारे राजस्थान में आई थी। ठीक है, किसके समय? सिकंदर के आक्रमण के समय। तो देखिए बेसिकली हम इसमें मोटे मोटी बात करें तो सूरसेन क्षेत्र जो लगता है वो कहाँ लगता है? भरतपुर, धौलपुर और करौली में। कैसे आप ट्रिक पहचानेंगे कि जो यूपी साइड का एरिया लगता है, यूपी के आसपास के यानी यूपी से सटे हुए राजस्थान के जो भी जिले लगेंगे वो किस में आ जाएंगे? सूरसेन क्षेत्र में, जिसमें कि भरतपुर, धौलपुर और करौली आ जाएगा। राजधानी की बात करें तो मथुरा हो जाएगी। उसके बाद इसका जिक्र कहाँ मिलता है? यूनानी लेखकों ने इसका जिक्र किया था। किसके समय में? सिकंदर के समय में। ठीक है, और कौन सी शताब्दी थी? चौथी शताब्दी में। उसके बाद क्या है कि सूरसेन नामक राजवंश का, तो ये एक राजवंश था। ठीक है, सूरसेन क्या था? एक राजवंश माना जाता है। और सिकंदर के समय में मतलब कुछ जातियाँ थी, कहाँ की? पंजाब की जातियाँ थी। कौन कौन सी? टक और कुछ टक की कुछ जातियाँ थी जिसको हम कहते थे मालव, शिवी और अर्जुनायन। ये जातियाँ थी जो कि पंजाब से आकर कहाँ रहने लग गई थी? राजस्थान में। तो ये इसके बारे में आपको पढ़ने हैं फैक्ट्स। बात करते हैं नेक्स्ट शिवी। शिवी क्या है? देखिए आधुनिक, अब शिवी क्या है? जैसे शिवी जातियाँ वगैरह राजस्थान में आई तो जब भी मैंने आपको बताया कि जब प्राचीन जो राजस्थान था वो किस में बांटा गया था? उनके जो क्षेत्र थे उनके नाम किसके आधार पर बांटे गए? जातियों के आधार पर बांटे गए। तो यहाँ पर अब हम क्या पढ़ेंगे? शिवी क्षेत्र को। तो ऑब्वियसली शिवी जाति के आधार पर ही रखा गया होगा। तो आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम और उत्तर का भाग में शिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था। कहाँ पर? उदयपुर में, ध्यान रखिएगा। तो इसका अगर शिवी क्षेत्र का जिक्र मिले तो कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, और इसलिए यह शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। अभी मैंने आपको बताया शिवी जाति राजस्थान में आई तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बस गई थी? उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में बस गई थी। इसलिए जो उदयपुर का क्षेत्र था उसको शिवी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अब बात करें इसकी राजधानी मध्यमिका या माध्यमिका थी। ठीक है, तो इसको ऑप्शन में आ सकता है आपसे माध्यमिका किसकी राजधानी है? तो शिवी क्षेत्र की। तो जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी गांव में मिलते हैं। ठीक है, कहाँ मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ के पास नगरी गांव में। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है। तो कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है मेवाड़ का अन्य नाम क्या है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कहाँ लिखा है, ये तो गाइड में है ही नहीं। तो इस तरह से आपको पढ़ के चलना है इसको कि कंप्लीट कवर हो। इसकी गाइस जो भी आपके माध्यम ये जो बुक्स है ना, एनसीईआरटी कह लो या फिर आप कह सकते हैं कि जो राजस्थान की जो बुक है, तो जो ऑथेंटिक बुक्स होती हैं इन्हीं बुक्स में एक एक क्वेश्चन आपको इन्हीं बुक से मिलेगा। लेकिन आप इसके एक एक लाइन को अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो मेवाड़ प्रागवाट किसका नाम है? मेवाड़ का ही अन्य नाम है। तो ध्यान रखिएगा। शिवी क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, उदयपुर का जो एरिया लगता है वो शिवी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसको क्या, इसकी जो राजधानी थी उसको मध्यमिका या माध्यमिका कह सकते हैं। माध्यमिका यही इसकी राजधानी थी। और इसका अन्य नाम क्या था? प्रागवाट, मेवाड़ या मेदपाट। और इस जो राजधानी है, राजधानी के अवशेष कहाँ मिलते हैं? चित्तौड़गढ़ के पास नगरी गांव में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अर्जुनायन, भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनायन जाति कहाँ बसी थी? भरतपुर अलवर प्रांत के आसपास। ठीक है, अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। तो कई बार पूछा जा सकता है कि अर्जुनायन ने किसको परास्त किया था? तो मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया था। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं, बस एक यही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है इसमें मालव की शक्तियों का केंद्र जयपुर के निकट था। अब देखिए, अब मालव के अंतर्गत कौन से आते हैं? जयपुर। ठीक है, जयपुर वाला जो भाग आ जाएगा वो मालव क्षेत्र में, जो वर्तमान के टोंक जिले में। तो टोंक का जिक्र भी कहाँ है? टोंक का संबंध किससे? मालव से। कालांतर में ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र में फैल गए थे। टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख नादसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है। तो ये कई बार पूछा सकता है, मालवों का जो जिक्र है, ठीक है, इसका जो संबंध है वो कहाँ पर है? नादसा भीलवाड़ा में इसका अभिलेख मिलता है आपको। और ये क्षेत्रों की अगर हम बात करें कौन कौन से लग जाएंगे इसमें, कि इनकी शक्ति का केंद्र कौन सा था? जयपुर के निकट, जयपुर के आसपास था। और अभी जो टोंक है, प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, ये इसके अंतर्गत। बात करते हैं नेक्स्ट युद्धई क्षेत्र की। युद्धई क्षेत्र में क्या है? राजस्थान का उत्तरी भाग युद्धई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पहली बात ध्यान रखिएगा, कौन सा? उत्तरी भाग। अब उत्तरी भाग में कौन सा हो गया? जैसे मैंने आपको बताया था, उत्तरी भाग में कौन सा लगता है? मैप के अकॉर्डिंग उत्तरी भाग हो गया अपना जो ऊपर की तरफ है मैप में, जैसे हनुमानगढ़ हो गया आपका, ठीक है, गंगानगर हो गया आपका। तो ये कौन सा है? उत्तरी भाग लगता है। तो राजस्थान का जो जिक्र है वो किससे है? जो
संबंध है वो किससे है, उत्तरी भाग से है। नेक्स्ट है इसमें कि गुप्त काल तक ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी हुई थी। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बस जो इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखिएगा कि 5वीं सदी के बाद कि हूण आक्रमणों ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों को की व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। और इसका जो जिक्र है, युद्धीय क्षेत्र का जो जिक्र है वो कहाँ मिलता है, वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ के अंदर मिलता है। ध्यान रखिएगा, वृद्ध संहिता नामक ग्रंथ के अंदर किसका है, युद्धीय क्षेत्र का जिक्र। बात करते हैं इसे नेक्स्ट, ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर सामने आते हैं। जैसे तो ये जनपद कौन कौन से हैं, मेवाड़ है, वागड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती है, ढूंढाड़ है, मेवात है, ये सब किससे जुड़े हुए हैं, युद्धीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो एक तो ये उत्तरी भाग का हिस्सा है, पहली बात, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट फैक्ट हो गया। सेकंड हो गया इसके अंदर कि इनके अंदर जो देखिए ये किस तरह की एक गणतंत्री कबीला था और किस तरह का ये बहुत ज़्यादा वीर था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, जो कुछ कुषाण सत्ता थी उनको समाप्त किया था राजस्थान से, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट इसमें है एक, इसका जिक्र कहाँ मिलता है, वृद्ध संहिता में मिलता है। और इसके आसपास यानी कि ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं को लेकर आमने सामने आते हैं, जैसे मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात क्षेत्र। बात करते हैं नेक्स्ट, तो युद्धीय का मैंने आपको देखिए बता भी रखा है कैसे, इसकी एक मैंने आपको उस दिन ट्रिक भी बताई थी, एक अलग से मैंने ट्रिक वाली वीडियो बना रखी है, तो मैंने उसमें बताया था आपको कि कैसे पहचानेंगे आप कि हनुमान और गंगा ने, ठीक है, हनुमान और गंगा ने किस में युद्ध किया था, हनुमान ने गंगा में युद्ध किया था। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, हनुमान ने गंगा में युद्ध किया था, गंगा में युद्ध। तो कैसे ट्रिक हो गई, हनु से हो गया हनुमानगढ़, गंगा से हो गया गंगानगर और युद्ध से होगा युद्धीय क्षेत्र। तो इस तरह से मैंने सभी की वीडियो आपको ट्रिक बता रखी है, तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें मेवाड़, प्राचीन शिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा गया, मेवाड़ कहा गया किसको, जो प्राचीन शिवी, अभी हमने शिवी पढ़ा था तो शिवी के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि इस क्षेत्र को क्या कहा गया था, मेवाड़ कहा गया था। तो प्राचीन शिवी वाले जनपद क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया था। इसके अंदर क्या आता है, आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। तो आधुनिक जो यानी कि जो आप उदयपुर पढ़ते हैं वो कौन सा क्षेत्र लगता है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, तो ये सब क्या है, मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक यानी 7वीं शताब्दी, ध्यान रखिए कहाँ से शुरुआत है, 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान के निर्माण तक गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। तो कई बार पूछा जाता है गुहिल सिसोदिया वंश का संबंध किससे है, तो मेवाड़ क्षेत्र से है। उसके बाद नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर क्या रही, राजधानी रही, किसकी राजधानी रही, मेवाड़ क्षेत्र की राजधानी रही। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि नाम याद करने पड़ेंगे, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर, ये सब क्या रहा, नागदा, आहड़ और कल्याणपुर, ये सब किसकी राजधानी रही, मेवाड़ की राजधानी रही। और कब, 7वीं शताब्दी से लेकर और अब तक, यानी 7वीं शताब्दी से इसकी शुरुआत हुई और अब तक इसकी अलग अलग राजधानियाँ रही है। और वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये सब क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, मेवाड़ के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट वागड़ क्षेत्र। तो वागड़ के अंदर क्या हो जाएगा, राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे, एक डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा, और दूसरा पिलानी के पास, पहला डूंगरपुर बांसवाड़ा और दूसरा पिलानी के पास नहरड, भादरा, नौहर और कणका का क्षेत्र, ये किसके अंतर्गत आता है, वागड़ क्षेत्र के अंदर। तो वागड़ क्षेत्र के अंदर 2 क्षेत्र आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा, साथ में कौन सा हो गया दूसरा, पिलानी के पास नहरड, भादरा, नौहर और कणना। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा, किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ कहा जाता है। देखिए इसमें कई बार पूछा जाता है वागड़ का अन्य नाम, तो वागड़, ठीक है, और इसकी बोली क्या कहा जाती है, तो वागड़ की बोली कौन सी होती है, वागड़ी, ध्यान रखिएगा, वागड़ क्षेत्र की बोली वागड़ी। कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा और पिलानी के पास नाहर कणना का क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट जो दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा का भाग है वो वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत अब शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें मारवाड़, प्राचीन मरु प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाता था। कौन सा, मरु प्रदेश क्या कहलाता था, मारवाड़ कहलाता था। तो नेक्स्ट इसमें 7वीं सदी से मंडो, जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था और इस क्षेत्र पर बाद में राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया था। तो मंडो और जोधपुर का रिलेशन किससे है, मारवाड़ क्षेत्र से है। कब से, 7वीं शताब्दी से रिलेशन है इसका। नेक्स्ट जो मरु क्षेत्र जो भी लगता है हमारा,
यानी जो पुराना मरु प्रदेश जो भी लगता है वो बाद में मारवाड़ कहलाया था। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि जो प्राचीन मरु क्षेत्र था बाद में किस नाम से जाना गया, वो मारवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। तो और बेसिकली अगर नाम की बात करें तो मंडोर जोधपुर का जो क्षेत्र है पहले उस पर किसका राज्य था, गुर्जर प्रतिहारों का, और बाद में किसका स्थापित हो गया था, राठौड़ वंश का। बात करते हैं नेक्स्ट हड़ौती क्षेत्र, आधुनिक बूंदी और कोटा। अब जैसे मैंने इसकी भी ट्रिक बताई थी आपको, ठीक है, इन सभी की ट्रिक मैंने इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, कौन से क्षेत्र के अंदर, इनकी ट्रिक अलग से बता रखी है। 10 मिनट की वीडियो है और वहाँ से 101% 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए ट्रिक क्या बताई थी मैंने कि 12 बंदे मेरा झल्लर वाले कोट को हड़प कर गए, बताया था ना आपको। तो बूंदी और कोटा मैंने बताया था कि जो बंदे थे, यानी बंदे से हो जाएगा बंदे मेरा कोट हड़प कर गए, ठीक है, बंदे मेरा कोट कुछ बंदे मेरा कोट हड़प कर गए, तो मैंने बताया था ना, बंदे से क्या हो जाएगा बूंदी, और कोट से हो जाएगा कोटा, और हड़प से हो जाता है हाड़ौती। तो मैंने इस तरह से ट्रिक बना के आपको याद कराया था। तो प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा, ठीक है, तो ये हाड़ौती क्षेत्र की अब बात कर रहा है। तो लास्ट हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन क्षेत्र में, प्राचीन भूभाग में इस क्षेत्र पर मीणा जनजाति का आधिपत्य था। किसका, मीणा जनजाति का आधिपत्य था, और मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ था। ध्यान रखिएगा, मीणा वंश का बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ था। तो कई बार पूछा जाता है कि बूंदी का नाम किसके आधार पर दिया गया था, तो मीणा वंश के बूंदा के नाम पर, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं, कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। किसने, चौहान वंश ने, और कौन सी शाखा था, हाड़ा शाखा था। तभी से इस भूभाग को, यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा। तो ध्यान रखिएगा, जो हाड़ौती वंश है, हाड़ौती क्षेत्र है, उसकी बोली को क्या कहा जाता है, हाड़ौती कहा जाता है। नेक्स्ट, इस पर किसका शासन था, तो इस पर, इसके भूभाग पर मीणा जनजाति का शासन था, और मीणा जनजाति के, जो मीणा वंश के बूंदा के नाम पर इसका नाम बूंदी रखा गया था, ठीक है। ये आपके लिए याद करने के इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट इसमें ढूंढाड़, जयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र किसके नाम से था, ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध था। कहाँ, जयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र। नेक्स्ट, इसका रिलेशन किससे, 12वीं सदी से। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जैसे सदी बता रखा है, तो इस तरह से विकास क्रम भी इनका इसी तरह से है। सबसे पहले आपका मरु प्रदेश हुआ था, सबसे प्राचीन कौन सा था, मरु प्रदेश था। फिर उसके बाद में आपका जांगल बना, फिर मत्स्य बना, फिर उसके बाद सूरसेन बना, सीवी बना। तो ये सीक्वेंस है। फिर 7वीं शताब्दी में हमने पढ़े वागड़, मारवाड़ वगैरह, ठीक है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, 12वीं सदी में किसका जिक्र मिलेगा आपको, ढूंढाड़ का। तो 12वीं सदी में कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणों और गुजरों को परास्त करके अपने राजवंश की नींव रखी। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। तो ढूंढाड़ क्षेत्र की जो बोली है या भाषा है वो क्या कहलाती है, ढूंढाड़ी कहलाती है। और कौन सा क्षेत्र आता है इसके अंतर्गत, जयपुर और इसके आसपास का क्षेत्र। कौन सी सदी से रिलेशन है, 12वीं सदी से रिलेशन है, ठीक है। किसका, यहाँ पर किसका राज्य था, तो कछवाहा राजपूतों ने यहाँ की जनजाति किसको परास्त किया था। यहाँ पर जो पहले किसका राज्य था, मीणा और गुजरों का था। उसके बाद इस पर किसने राज कर लिया था, कछवाहा राजपूतों ने। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें मेवात, लास्ट पढ़ रहे हैं मेवात को। तो मेवात किसके अंतर्गत आता है, देखिए अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र, वो जहाँ मेव जाति की अधिकता थी उसको क्या कहलाते हैं, मेवात कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, जाति के आधार पर इनके क्षेत्रों का नाम दिया गया था। तो अलवर और भरतपुर का वो क्षेत्र जहाँ पर मेव जाति की दिखता थी उसको क्या कहलाया, मेवात कहलाता था। मेवाती का प्रसिद्ध नायक हसन खान मेवाती। तो देखिए हसन खान मेवाती का रिलेशन किससे है, मेवात से है, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था। तो ध्यान रखिएगा इसकी मृत्यु कैसे हुई, हसन खान मेवाती, ये ध्यान रखना है आपको। हसन खान मेवाती की मृत्यु कैसे हुई थी, खानवा के युद्ध में हुई थी। किसके अगेंस्ट लड़ा था, राणा सांगा के अगेंस्ट लड़ा था, मतलब राणा सांगा की ओर से लड़ा था, सॉरी राणा सांगा की ओर से लड़ा था। किसके विरुद्ध, बाबर के विरुद्ध। तो बाबर के साथ लड़ाई हुई थी। ये किसके सपोर्ट में था, राणा सांगा के सपोर्ट में था। कौन सा युद्ध था, ये खानवा का युद्ध था। और उसके अंदर कौन मारा गया था, हसन खान मेवाती, ठीक है। और उसी के नाम के, उसी जाति के आधार पर क्या रखा गया था, आपका मेवात क्षेत्र रखा गया था, जो कि अलवर और भरतपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बात करते हैं इसे नेक्स्ट। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे जैसलमेर को माड़ या वल्ल कहते हैं। तो ये भी मैंने आपको ट्रिक में बता रखा है कि इसको किस तरह से याद करना है। तो ध्यान रखिएगा, माड़ का अन्य नाम, वल्ल का अन्य नाम माड़ होता है, और जिसके अंदर जयपुर वाला, जो जैसलमेर वाला क्षेत्र आता है। नेक्स्ट, जोधपुर का दक्षिणी भाग गुजरता आता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ को कांठल या झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र शेखावटी कहलाता है।
ठीक है। प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता है, इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बता रखी, सब कराई है, ट्रिक वाली वीडियो है, वो देख लेना, उसके बाद आपका कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, ठीक है, सब कुछ वहाँ से कवर हो जाएगा। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मारवाड़ कहला देता है। तो और इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर परिस्थिति के फलस्वरूप बहुत सारी बोलियाँ, वेशभूषा वगैरह रही थी, तो उसी के आधार पर इनका क्षेत्र बांटे गए थे। बात करते हैं कुछ क्षेत्रों की, जैसे अंचल, अंचल का मतलब क्या होता है, क्षेत्र होता है। नेक्स्ट ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद हमारा प्रथम वेद है और सबसे प्राचीन वेद है, मतलब प्राचीन वेद है ऋग्वेद, सबसे प्राचीन तो नहीं है, लेकिन इसको हम प्रथम वेद कह लो, प्राचीन वेद कह लो आप, ठीक है, प्राचीन वेद ही हुआ, अगर पहला वेद है तो प्राचीन ही हुआ, सबसे प्राचीन वेद हुआ। तो प्रथम वेद था ऋग्वेद। क्षत्रप क्या होता है, क्षत्रप होता है प्रांत का मुखिया, राज्यपाल, भारत में शक जाति के शासकों हेतु प्रयुक्त, ठीक है, कौन सी जाति से रिलेशन है इनका, शक जातियों से रिलेशन है, और इसको प्रांत के मुखिया को क्या कहा जाता था, क्षत्रप कहा जाता था। तो ये ध्यान रखिएगा। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस को, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, देखिए राजधानी जरूर ध्यान रखनी कि इसकी कौन सी राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी थी मथुरा, अहि छत्रपुर, विराटनगर और बागोर। तो इसका आप आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। मत्स्य जनपद बहुत फेमस है, मत्स्य जनपद बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती, जांगल, मरु और मेवात। तो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट ब्यावर अजमेर, ताकि इससे क्या होगा कि आपका जो कंप्लीट वीडियो है वो रिवाइज हो जाएगा, पूरा आप अच्छे से एक बार रिवाइज करिए, और फिर इसके सबके आंसर अपने नॉलेज के आधार पर, अपने मेमोरी के बेस पर लिखने हैं, ठीक है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चंस के आंसर को आपको आंसर कर देंगे, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैंने आपको 4 क्वेश्चन बता दिए कौन कौन से। पहला, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी। सेकंड, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र क्या कहलाता था। थर्ड, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। और जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र की भाषा क्या कहलाती थी, ध्यान रखिएगा कि भाषा क्या कहलाती थी। तो इन चारों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज का ये चैप्टर हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है, पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 को कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं चैप्टर 1, 2 के, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा इतिहास के स्रोत, यानी जो भी इतिहास आपको पता चलते हैं उनके सोर्सेज क्या हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।